डियर फ्रेंड्स, श्री राम स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर के हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो एनडीए, सीडीएस और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। अदर एग्जाम्स मीन्स कि जो भी आप वनडे एग्जाम देते हैं, स्टेट पीएससी से रिलेटेड भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और भी जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, जैसे नेवी, एसएसआर, आर्मी, एयरफोर्स, एसएससी, है ना, सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अधिकांश तो पूछा भी जाता है। हाँ, ये हो सकता हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो, ज़्यादा हो, ये अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इससे पहले भी हम लोग एक सेगमेंट कवर किए थे, है ना, जिसमें इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड लगभग 2 घंटे का सेशन था हमारा, है ना। तो चलिए आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान है क्या, है ना। तो जो भी ब्रिटिशर्स थे हमारे ऊपर रूल रेगुलेशंस करते थे, गवर्नेंस करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल हमारे ऊपर उन्हीं का था, ब्रिटिशर्स का था, ठीक है। तो जो भी रूल रेगुलेशन था उनका आधिपत्य था हमारे ऊपर। और जब हम लोग इंडिपेंडेंट की डिमांड करने लगे तब उस समय हमारे अंदर अवेयरनेस आया, हम लोग अनसेटिस्फाई भी हो चुके थे उनके रूल एंड रेगुलेशन से। तो हम लोगों को लगा कि भाई अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाने के लिए सबसे पहले डिमांड क्या उठी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होना चाहिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड बहुत पहले से चल रही थी, जैसे कि हम लोग क्रिप्स मिशन के रूप में देखे हैं इसको, है ना। क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन के आने के बाद ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाने के लिए एक रास्ता क्लियर हुआ, है ना। तो ऐसे में अगर हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो उसका इलेक्शन वगैरह कैसे किया गया है इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें कि वाई वी स्टडी इंडियन पॉलिटी इन एनडीए या सीडीएस में हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। और कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एनडीए या सीडीएस में जो भी चीज़ें हैं हमारे इंडियन पॉलिटी के बारे में क्यों दिया गया है। तो सबसे पहला चीज़ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, हमारे कर्तव्य और अधिकार के बारे में भी दिया गया है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर हम देश में रह रहे हैं तो हमारा ड्यूटी क्या है, हमारे पास कौन से राइट हैं, है ना। अगर ये सारी चीज़ें हम ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में भी बात करें तो हमको सबको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में जानना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में जानना चाहिए, कि जिससे हम अपने सोसाइटी में एक डिग्निटीफुल, है ना, डिग्निटीफुल और रिस्पेक्टफुली लाइफ एक्सपेंड कर सकें, है ना। कोई आपको सामने से टार्चर ना कर सके, आपके किसी फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉइटेशन ना करे, और आपको क्या करना चाहिए, किस लिए ये राइट्स दिए गए हैं। कहीं ना कहीं अगर ये फंडामेंटल राइट दिया गया है तो मेंटली, फिजिकली, है ना, इथिकली आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ का एक चांस देता है, ठीक है। तो इसलिए भी केवल एनडीए ही नहीं, सीडीएस ही नहीं, अदर एग्जाम्स में भी ऐड करने के पीछे रीजन यही है कि हम अपने राइट्स को लेकर के, हम अपने सोसाइटी को लेकर के जागरूक हों, अवेयर हों। क्यों? क्योंकि अगर हम एनडीए, सीडीएस किसी भी ऐसे पोस्ट पे जा रहे हैं तो हम एक अवेयर सोसाइटी के अवेयर सिटीजन है ना। क्योंकि हम जब अपने सोसाइटी में एक लेवल तक जाते हैं तो सारा चीज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर सोसाइटी में हमारे कहीं चीज़ें गलत हो रही हैं तो उस पर हमको क्या होना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो या इंडियन पॉलिटी हो, है ना, ये हमको अवेयर बनाता है, ठीक। चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सेट्स ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है जो हमको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे
जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर देता है, वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि हमको एक इंडिया का सिटीजन और उस पोस्ट पे पहुंचने के साथ साथ हमको अवेयर सिटीजन होना चाहिए। ठीक है। तो केवल हम एनडीए की बात नहीं कर सकते हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़े। देखिए, इसमें जो डायग्राम दिखाया गया है, इनके वेशभूषा से ही पता चल रहा होगा, है ना, कि किस किस कास्ट और किस जेंडर के लोग इसमें इंक्लूड किए गए हैं, है ना। यानी कि अगर सीधे सीधे बात कहें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है, सेट ऑफ रूल्स ही है, जो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर बोली भाषा बोलने वाले हर कल्चर के लोगों को एक साथ क्या करता है, यूनिफाई करके रखा हुआ है ना। तो एक अगर स्टेटमेंट में अगर हम कहें तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में भी एकता को समाहित किए हुए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या करता है, साथ में लेकर के चलने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाई नीडेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, है ना। तो इससे भी पहले भी हम लोग बात कर चुके कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स गवर्न कर रहे थे उस टाइम पे बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, फिर आपको रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, है ना, ये सारे एक्ट आए। कहीं ना कहीं इस रूल और रेगुलेशन को, रेगुलेटिंग एक्ट को हमारे ऊपर जो भी शासन प्रशासन चल रहा था उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए ही लाए गए थे। लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे जैसे लोग उनके रूल एंड रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन से अनसेटिस्फाई होते गए और अवेयर होते गए, है ना, इनको लगा कि भाई नहीं, हम भारत के लोग हैं और जो भी रूल रेगुलेशन करेगा, हमारे ऊपर राज करेगा, वो खुद लोग, हमारे खुद के लोग होंगे। कोई विदेशी नागरिक आकर के, कोई विदेशी आकर के हमारे देश में सत्ता का संचालन करे, रूल एंड रेगुलेशन करे, एडमिनिस्ट्रेशन करे, कंट्रोल करे, ये उचित नहीं है। और जैसे जैसे लोग अवेयर होते गए, है ना, उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों को लगा कि नहीं, हमारे वहां खुद का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लोगों को, चाहे किसी भी क्लास के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी सेक्शन के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी कलर के हों, है ना, किसी भी रेस के हों, किसी भी जेंडर के हों, किसी भी बर्थ प्लेस के हों, इनको एक इक्वल राइट मिलना चाहिए, है ना। जो हमको कौन प्रोवाइड कराता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये हमको प्रोवाइड कराता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 13 दिसंबर 1946 में 3 मीटिंग तो हुई थी, 3 मीटिंग्स हुए थे। फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एडहॉक पे प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया, एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट, और सर बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाए गए, जबकि आप पढ़े हुए हैं, है ना। और 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रोजेक्ट किया या इंट्रोड्यूस किया चाचा नेहरू जी ने, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने। और वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो 22 जनवरी 1947 को एनानिमस कंसेंट से, यानी कि सर्वसम्मति से एक्सेप्ट किया गया और हमारे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को के प्रियम्बल के तौर पे ऐड कर दिया गया, है ना। तो वही ये प्रियम्बल है जिसको हम आगे देखेंगे। अब हम बात करें कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारतीय संविधान है, उसमें आर्गन क्या क्या है। ठीक है। उसमें क्या क्या प्रोविजन किया है। तो सबसे पहला चीज है लेजिस्लेटिव पावर, है ना। लेजिस्लेटिव पावर का काम क्या है? पावर टू मेक रूल एंड रेगुलेशन या रूल्स एंड लॉज, है ना। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि ये या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे जो यूनियन के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे, और स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, है ना।
अब ये क्या दिखा हुआ है, रूल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ पीपुल फॉर लॉ, ठीक है। अब देखिए एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, ये क्या करता है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन लेजिस्लेटिव पावर के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है, उसको इंप्लीमेंट करने की अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव पावर है ना कहलाती है। ये क्या है, रूल्स ऑफ सिलेक्शन फॉर द पीपुल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, है ना। तो जो भी रूल लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल करके पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, या विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कानून बनाते हैं, है ना, उसको लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं। और उस कानून को एग्जीक्यूट कराना, है ना, जो भी रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है ना। अब तीसरा जो आर्गन है वो है जुडिशियल पावर। ये क्या करता है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन लेजिस्लेटिव पावर के द्वारा बनाया गया है उसको इंटरप्रिटेट करता है, ठीक है, कि ये क्या सही है क्या गलत है। अगर ये कानून बनाया गया है तो इसकी व्याख्या क्या होगी, उसको इंटरप्रिटेट करता है, ठीक है। दूसरी बात, चेक एंड बैलेंस का काम भी जुडिशियरी का ही है ना, कि क्या ये जो कानून बनाया गया है हमारे लोगों के इंटरेस्ट में है या नहीं है, क्या कोई एक स्पेशल वर्ग के लोगों को तो कहीं प्रभावित नहीं कर रहा है ना, कहीं किसी स्पेशल वर्ग के लोगों के इंटरेस्ट को तो प्रभावित नहीं कर रहा है ना। तो ये चीज है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी पावर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, जो अभी पहले बात कर रहे थे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एम.एन. राय जो हैं, इनके ही दिमाग की उपज थी, जो इन्होंने प्रपोज किया कि 1934 में सबसे पहला व्यक्ति जो था वो एम.एन. राय थे, है ना, जिन्होंने ये प्रपोज किया कि भाई क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो एम.एन. राय थे, है ना, 1934 में पहली बार प्रपोज किए थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, है ना। किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। कब डिमांड किया था, 1935 में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए क्या कहा इन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, है ना, और इसके लिए क्या बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जानी चाहिए, ठीक। नाइनटीन 1940 में दिस डिमांड एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, जिसको हमने क्या बोला, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर 1940 में, ठीक है। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए, है ना, जिन्होंने प्रपोज फॉर फार्मुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, है ना। इन्होंने क्या कहा कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, है ना, कि हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाने के लिए आपका जो भी प्रपोजल है उसको हम देखेंगे, ठीक। लेकिन ये किसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक। मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमको क्या चाहिए, उन्होंने ये डिमांड रखा था कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए जिसको पाकिस्तान, और दूसरा अलग अलग स्टेट के लिए, जैसे दो स्टेट, इंडियन स्टेट और पाकिस्तान, जिसकी डिमांड ये लोग कर रहे थे, ठीक। और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। तो इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर 1946 में अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इलेक्शन वाज हेल्ड टू फॉर्मुलेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आई किस मिशन के अंतर्गत आया, 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत। इसमें भी मुस्लिम लीग ने दो डिमांड रखा कि एक सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान, और दूसरा एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैबिनेट मिशन ने सेपरेट स्टेट देने के लिए तो राजी हो गया, एक्सेप्ट कर लिया इनके डिमांड को, लेकिन
एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देने के लिए मना कर दिया, यानी कि कुछ बातें इसकी मानी गई और कुछ बातें रिजेक्ट कर दी गई। इसलिए मुस्लिम लीग सहमत हुआ इस बात को लेकर के, ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। ठीक, चलिए अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर बनी तो बनी कैसे बनी, क्या काम हुआ, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई, ठीक है संविधान सभा, उसमें ये बात थी कि कितना सीट किसको दिया जाएगा, है ना। तो इनिशियली द नंबर ऑफ मेंबर वाज 389, आफ्टर पार्टीशन इट केम डाउन टू 299। अब इसमें क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 389 सीट जो है दिया गया, जिसमें से 93 सीट पे बोला गया, 96 सीट पे कि भाई इसमें ये लोग आएंगे प्रिंसली स्टेट से, ठीक है प्रिंसली स्टेट्स लोग रहेंगे, और बाकी जो होगा उस सीट पे जो भी बचे हुए सीट हैं उस पे हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे, जो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता था, ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे कराएंगे, और दूसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ साथ रेशियो प्रोपोर्शनलिटी के बेस पे कराया जाएगा, है ना। इस तरीके से इलेक्शन कराया गया, और इलेक्शन जब कराया गया तो उसमें 208 यानी 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट पे बढ़त मिली, है ना, और 15 जो सीट था अदर्स के लिए मिला, ठीक। और इस तरीके से पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट किया गया, यानी कि अगर कहा जाए तो पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड था, है ना। ठीक, अब यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग जो कराई गई वो 9 दिसंबर 1946 में हेल्ड किया गया था, और इसमें फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो कभी कभी ये एग्जाम में पूछ भी लेता है, ठीक है। फिर बाद में 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। जो 2 दिन बाद सेकेंड मीटिंग हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक। और एच.सी. मुखर्जी के साथ साथ टी.बी. कृष्णामाचारी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, है ना, और सर बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। यहाँ से कई बार एग्जाम में एनटीएससी में या फिर एनडीए में सीडीएस में कभी कभी मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल था ये था, असेंबली ऐसे थी, कैसे फ्रेम करी गई थी, इसमें कितने लोग कैसे कहाँ पे बैठे हुए हैं ये दिखाया गया है डायग्राम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है उसमें क्या क्या चीजें रखी जानी चाहिए, क्या डिमांड करना है, तो यही तो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है इंट्रोड्यूस बाई जवाहरलाल नेहरू वेरी फर्स्ट सेशन, है ना, जो 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया था चाचा नेहरू ने, ठीक। और ये 22 जनवरी 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट भी किया गया, है ना। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बिकेम प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे चल करके भारतीय संविधान का प्रीएम्बल बना, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बना, प्रस्तावना बना, ठीक है। अब इसमें कुछ कमेटीज भी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ कमेटीज भी बनाई गई थी, है ना। तो जो सबसे बड़ी बड़ी कमेटियां थी, है ना, उसमें कौन कौन सी कमेटी के कौन कौन चेयरपर्सन थे, तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। यूनियन पावर कमेटी जो जवाहरलाल नेहरू के अधीन था, के अंडर में काम कर रहा था, है ना, यानी कि चेयरमैन थे, उसके अध्यक्ष थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत था। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर साहब के अधीन था, है ना, अध्यक्षता कर रहे थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत था। स्टेट्स कमेटी, है ना, कमेटी फॉर निगोशिएटिंग विथ स्टेट्स, ये
जवाहरलाल नेहरू जी के अंतर्गत काम कर रहा था, है ना। अब उसमें स्टीयरिंग कमेटी था, है ना, संचालक समिति बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंतर्गत एडवाइजरी कमेटी था, और उस पे भी क्या क्या चीजें थी, ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, किसके अंतर्गत था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, ठीक है। और इसमें जो एडवाइजरी कमेटी थी उसमें सब कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें फंडामेंटल राइट सब कमेटी में जेबी कृपलानी थे, माइनॉरिटी सब कमेटी के EHC मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड सब एरिया कमेटी के गोपीनाथ बारदोई, ठीक है। ये लोग इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज बनाई गई थी, मेजर कमेटियां कितनी थी नंबर में, तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर, ठीक है, 8 तक, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात किया जाए तो 29 अगस्त 1947 कमेटी में कितने, है ना, टोटल मेंबर कितने थे, 7। टाइम टेकन, कितना समय लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, कितना टाइम लिया गया था, 2 इयर्स, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। उस पूरे ड्यूरेशन में कितने सेशन चले थे, 12 सेशन। और लास्ट सेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में, वन लाइनर क्वेश्चन में, कि लास्ट सेशन जो है किस डेट में हेल्ड किया गया था, तो 24 जनवरी 1950। अब ये एडॉप्ट किया गया था कब, 26 नवंबर 1950 केम इनटू फोर्स। अब इसको प्रभाव में कब आया था, एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1915, है ना, और ये प्रभाव में कब आया, 26 जनवरी 1950, है ना। ये इसको 49 कर लीजिएगा, 49 एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और ये प्रभाव में आया था 26 जनवरी 1950 में, है ना। अब प्रियम्बल, एक प्रियम्बल है ना, हमारे भारतीय संविधान में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए तो कितने प्रियम्बल है, एक प्रियम्बल है, 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, है ना। यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की ये नंबर ऑफ प्रियम्बल, आर्टिकल्स, पार्ट एंड शेड्यूल हैं, लेकिन आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में ये जो है 395 प्लस की बात करें तो 445 495 के आसपास आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, है ना, और 12 शेड्यूल हैं आज के डेट में, ठीक है। तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया गया, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम देखें KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगार, है ना, EN माधवराव, ही रिप्लेस्ड BL मित्तर हु रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ इशू की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, DP खेतान, है ना, ये लोग इसमें शामिल थे। अब यहाँ पे हम शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, जो अभी बात कर रहे थे ना कि 8 शेड्यूल, 22nd पार्ट, है ना, ये सारी चीजें अब 1 बाय 1 हम इसमें देखते हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मेन चीज यही है ना, कि फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट का नाम और यूनियन टेरिटरी का नाम होगा, है ना। हाँ, सेकंड स्टेट शेड्यूल में क्या है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनके अलाउंस, प्रिविलेजेस, इमोलमेंट के बारे में दिया गया है ना, प्रोविजन किया गया है सेकंड शेड्यूल में, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट्स, है ना। तो इनके बारे में ये शेड्यूल सेकंड में प्रोविजन किया गया है, ठीक है। अब इसी सेकंड शेड्यूल में ही चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडियन स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में भी प्रावधान किया गया है, हाई कोर्ट जजेस को इंक्लूड किया गया, कैग, है ना, कैग को भी इसमें शामिल किया गया। अब हम बात करें थर्ड शेड्यूल की, तो इसमें क्या चीज दिया गया, ओथ एंड अफर्मेशन, है ना। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, उसमें ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में दिया गया, जैसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जज, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज, है ना, कैग के बारे में, स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में, हाई कोर्ट के जज, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है, किसको किसको कौन से शेड्यूल के तहत कौन सा ओथ एंड अफर्मेशन दिया जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ शेड्यूल, जिसमें क्या दिया गया है कि जो भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें राज्यसभा के लिए सीट का अलोकेशन किया गया है ना, यानी कि अलोकेशन ऑफ सीट फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल के बारे में अगर बात किया जाए, है ना, फिफ्थ शेड्यूल के बारे में अगर बात की, चलिए ये फिफ्थ शेड्यूल की अगर बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। हाँ, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, है ना। सिक्स शेड्यूल के बारे में बात करें तो इट कंटेन्स provision in related to administration of tribal area in state of Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखिए अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल ये भी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इवन यूपीएससी के भी एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया दिया गया है उसमें से कौन कौन से ये राज्य हैं, है ना। तो ये राज्य है, स्टेट है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कभी कभी इसमें से कोई एक हटा करके रिप्लेस करके दूसरे स्टेट का नाम दे देता है और पूछ लेता है इसके बारे में, है ना। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। चलिए सेवेंथ शेड्यूल के बारे में बात करें तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव लिस्ट से बारे में बात करता है ना। तो इसमें 3 टाइप ऑफ लिस्ट के बारे में बात किया गया है सेवेंथ शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, है ना, और कंकरेंट लिस्ट। अब इस लिस्ट के बारे में बात किया जाए तो यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर इंक्लूड किए गए हैं उस मैटर पे रूल एंड लॉज, जो भी मेकिंग पावर है, अथॉरिटी है, ये यूनियन गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। सेम उसी तरीके से स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर इंक्लूड किए गए हैं उससे रिलेटेड अगर रूल रेगुलेशन बनाना है तो ये स्टेट गवर्नमेंट के तहत आता है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट, ये लिस्ट ऐसा लिस्ट है जो जिस सब्जेक्ट पे यूनियन भी कानून बना सकती है, रूल बना सकती है, रेगुलेशन बना सकती है, लॉज बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल एंड रेगुलेशन लॉज बना सकते हैं, है ना। लेकिन इन केस दोनों स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई लॉज बनाया और यूनियन गवर्नमेंट ने भी कोई लॉज बनाया, है ना। तो इस केस में सबसे इफेक्टिव जो रूल रेगुलेशन या लॉज होगा, है ना, यूनियन गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉज है, कानून है, वो ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और बात करेंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में जो मैटर इंक्लूड नहीं किए गए हैं, इन लिस्ट में शामिल किए जाने से बच गए हैं, उनको बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। और ये रेसिडुअरी पावर है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे एट्थ शेड्यूल के बारे में। एट्थ शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता है कि स्टार्टिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
स्टार्टिंग में 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस थे, तो 14 थे, और आगे चल करके इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट कर करके इसमें आज के डेट में 22nd यानी 22 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, जिसमें आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, है ना, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, है ना। तो इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस जोड़े गए हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस शेड्यूल में 8th शेड्यूल में जो हम आज के डेट में इंग्लिश को स्टेटस ऑफ सिंबल समझते हैं, है ना, सिंबल ऑफ स्टेटस समझते हैं, वो इंक्लूड नहीं किया गया। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में जो 22 लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें इंग्लिश को इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश को उतना इम्पोर्टेंस देते हैं जितना जबकि देना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन हाँ, हर एक लैंग्वेज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चलिए 9th शेड्यूल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये क्या है, डील्स विथ लैंड रिफॉर्म एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या था कि 9th शेड्यूल को ऐड करने के पीछे रीजन यही था कि उस समय हमारे वहाँ जमींदारी सिस्टम चरम पे थी, है ना, एक्सट्रीम पे थी, और कहा गया कि भाई लैंड का कंसंट्रेशन, प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा जमींदार लोगों के पास था, और ऐसे में सोशलिज्म को गेन करने के लिए, यानी कि सोशलिज्म के टारगेट को अचीव करने के लिए कहीं न कहीं ये चीजें हटानी थी। जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था उसको रिमूव करके लीगल राइट बनाया गया, है ना, और लीगल राइट बनाने के साथ साथ एक 9th शेड्यूल ऐड किया गया, है ना। उस 9th शेड्यूल में कब ऐड किया गया, 1951 में, है ना, और इसमें जुडिशियरी के रिव्यू करने के या स्क्रूटनी के पावर को क्या कर दिया गया, मिनिमाइज कर दिया गया, है ना, कि कोई भी कानून अगर 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, तो उस पे कोर्ट रिव्यू नहीं कर पाएगी, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि उस टाइम पे फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी किसी जमींदार से अगर छीना जाता है, तो अगर किसी जमींदार का प्रॉपर्टी अगर छीना जाता है तो कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल राइट का क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा। अब जब फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट होगा तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, ठीक है। और जब कोर्ट के पास ये केस जाएगी, अब जब कोर्ट को लगेगा, जुडिशियरी को लगेगा कि नहीं भाई इसके फंडामेंटल राइट को छीना तो नहीं जा सकता, तो ऐसे में जो भी कानून बनाया जाएगा फंडामेंटल राइट को छीनने के लिए, है ना, उस कानून को इनवैलिड कर देगा। लेकिन उस कानून को इनवैलिड न हो और उस कानून को वैलिड बनाए रखने के लिए जुडिशियरी के इस रिव्यू करने के ही पावर को मिनिमाइज कर दिया गया, है ना, ठीक है। तो इसको बोला गया कि नो जुडिशियल रिव्यू on the ground of violation of fundamental right. However, in 2007, the Supreme Court ruled that the law included in schedule after 24th April 1973 are now open to judicial review, है ना। और ये जो 24th अप्रैल 1973 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया था। ये था केशवानंद भारती केस, है ना। इसी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी कोई कानून, रूल, रेगुलेशन 9th शेड्यूल के अंतर्गत डाला गया था उस पर कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, है ना। लेकिन उसके बाद से अगर कोई रूल, रेगुलेशन, रूल 9th शेड्यूल में ऐड किया जाता है तो कोर्ट रिव्यू कर सकती है ना। तो इसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। लेकिन 9th शेड्यूल इसीलिए जोड़ा गया था नो जुडिशियल रिव्यू के लिए, ठीक है। अब 10th शेड्यूल क्या है? 10th शेड्यूल जो है ये प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, है ना। तो इसमें क्या था कि स्टार्टिंग में लोग किसी भी पार्टी को छोड़ करके, तोड़ करके इधर उधर चले जाते थे, है ना। यानी कि उससे
चीजें स्टेबल नहीं थी, और इसको ही रोकने के लिए इन लोगों ने एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया गया था। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ से। 11th शेड्यूल के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रोविजन किससे रिलेटेड करता है? पंचायती राज से, है ना। और इसमें पंचायती राज से जो भी अथॉरिटी है, पावर है, स्पेसिफाई किया गया है। इसमें 29 मैटर्स को दिया गया है। और इसको कब ऐड किया गया था? ये शेड्यूल ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, है ना। सेम उसी तरीके से 12th शेड्यूल है, ये किससे रिलेटेड है? म्युनिसिपैलिटीज से, है ना। इसमें कितने मैटर्स इंक्लूड किए गए हैं? 18 मैटर। अब ये क्या कर रहा है? इट डील्स विद द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, है ना। इनके उत्तरदायित्व को, इनके अथॉरिटी पावर को ये स्पेसिफाई करता है। सेम उसी तरीके से जैसे पंचायती राज है वैसे म्युनिसिपैलिटीज को ये अथॉराइज करता है। ठीक है, और ये कब ऐड किया गया था 12th शेड्यूल? ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था। और ये जो शेड्यूल है ना, किसी भी एग्जाम में जैसे एनडीए है, सीडीएस है, स्टेट पीएससी है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक, चलिए अब लास्ट स्लाइड है हमारा। नेशनल फ्लैग जो है अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में, और नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 में, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को देखा, जैसे नो जुडिशियल रिव्यू, है ना, और भी चीज़ों को देखा हम लोगों ने। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट में मैं कंक्लूड करते वक्त मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे श्री राम स्टडी पोर्टल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ऐड करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी पिछला वाला जो स्लाइड डाला था मैं, 2 घंटे का मैराथन टाइप का था, उसमें से एनडीए में और सीडीएस में एग्ज़ाम जो 3 सितंबर को हुआ है, 3 सितंबर को, लगभग 2 घंटे के स्लाइड में 4-5 क्वेश्चन हूबहू वहाँ से मिल गया है ना। और वो बहुत ज़्यादा पेज का स्लाइड नहीं था। ठीक, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए, इस वीडियो से लाभ उठाइए और भी लोगों को शेयर कीजिए कि लोग और प्रभावित हों, देखें, और फ्री ऑफ कॉस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल लोगों तक पहुँचे और लोग इससे प्रभावित हों। ठीक, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन हाँ शेयर जरूर कीजिए कि जो भी लोग नीडी लोग हैं, है ना, उसको वो लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठाएं। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग श्री राम स्टडी पोर्टल, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।